हाँ, तो ये वेटेड एवरेज ऑफ क्रेडिट लॉस की क्या बात हो रही थी? ये कह रहा है कि हम जब क्रेडिट लॉस को कंप्यूट करेंगे तो हम वेटेड एवरेज निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के वेटेड एवरेज निकालेंगे। सही है, एग्जैक्ट नहीं लेंगे। अगर 4-5 क्रेडिट लॉसेज हैं तो उनके वेटेड एवरेज निकालेंगे, और मतलब समझ लें कि भाई 20,000 क्रेडिट लॉस होने का प्रोबेबिलिटी है 10%, और 30,000 की प्रोबेबिलिटी है 30%। उनको उनके डिफॉल्ट वेट से मल्टीप्लाई करके आप एक वेटेड एवरेज लोगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लोगे। मतलब उनकी सॉरी, प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करोगे। कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? बताएं, दोबारा बताएं जरा। मतलब ये है कि आप क्रेडिट लॉस है, आप क्रेडिट 4 क्रेडिट लॉसेस आपके पास आ रहे हैं लिखे हुए, ठीक है। एक के चांस है 20%, एक के चांस है 30, एक के हैं 40। तो ये जो हम्म। 30-40 चांसेस हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, ये उनके वेट्स हैं कि इनके इतना वेट है हमारे टोटल क्रेडिट लॉस में। तो उनको आप मल्टीप्लाई बाय वेट करके लोगे, वेटेड एवरेज लोगे उसकी। ये नहीं कि आप 20, 30 और 40 को ऐड कर लो और एक सम बना के उसको प्रेजेंट कर दो। उनको वेटेड एवरेज लोगे। मतलब मैं पहले मुझे तीन चार किस्म की क्रेडिट लॉसेस कंप्यूट करने पड़ेंगे। नहीं, दिए हुए होंगे उसमें जो भी अपनी, अगर आपके पास एक ही है तो एक ही हो गया। अब हो सकता है कि आपके पास 4-5 क्रेडिट लॉसेस आपको नजर आ रहे हो वहां पे कि यार देखो, क्योंकि यहाँ बात हो रही है फ्यूचर की ना, फ्यूचर में तो प्रोबेबिलिटी होगी कि यार ये लॉस होने का ये चांसेस है, ये लॉस होने के ये चांसेस है। अब हो तो कुछ भी सकता है। इसका मतलब ये जो जो ऊपर दिए गए चार पांच पॉइंट्स हैं, हम्म। राइट? ये उसकी परसेंटेज है कि ये इतने परसेंट हो सकता है, ये इतने परसेंट हो सकता है, ये इतने परसेंट हो सकता है, राइट? तो आप ऐड करके वेटेड एवरेज लोगे सबकी। मतलब ऐड करके डिवाइड करोगे टोटल नंबर पे, मतलब ये कह लें या यूं कह लें कि आप एवरेज लेंगे ना आप? एवरेज लेंगे बस। सिंपल। हम्म। तो वेटेड एवरेज का क्या मतलब हुआ? वेटेड एवरेज ये होता है कि, कैसे बताऊं, जैसे उसका क्या, उसके अंदर उसकी क्या वैल्यू है। एक तो सिंपल एवरेज होती है कि भाई आपने सबको प्लस किया, 4 से डिवाइड कर दिया, हम्म। ठीक है। एक एवरेज ये होती है कि यार ये जो ये वैल्यू है ना, लाख, इसकी जो वैल्यू है, सही है, ये लाख जो है ये 10 लोगों की वैल्यू है, और जो 2 लाख है वो 20 लोगों की वैल्यू है। तो 2 लाख की वैल्यू बढ़ गई ना, वेट बढ़ गया। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो चार पांच जो ऊपर सिनेरियोज हैं उनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, मिसाल के तौर पे एक का लॉस की परसेंटेज 30 है, दूसरे की 10 है, तीसरे हम्म। की 10 है। सही है। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा तो मैं मेरी कंप्यूटेशन के मुताबिक जो 30% है वो वेटेड एवरेज है। नहीं। उसकी उसकी नहीं। नहीं, आपने जैसे बोला ना, एक की 10 है, एक की 20, एक की 30 है। हाँ, तो आप उसकी जो भी वैल्यू है, एक को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, एक को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे 3 से, तो सही एवरेज आएगी, जिसको हम कहेंगे वेटेड एवरेज। ठीक है। वेटेड एवरेज एक वो टर्म यूज होती है, मतलब सिंपल जो एवरेज होती है, एक वेटेड एवरेज होती है। हम्म। ठीक है। लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. Past due. A financial asset is past due when a counterparty has failed to make a payment when that payment was contractually due. Purchased or originated credit impaired financial asset. Purchased originated financial asset that are credit impaired on. अच्छा, ये क्रेडिट इम्पेयर्ड का क्या मतलब हुआ? क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब ये हुआ कि वो एसेट जो है, अब उसकी वो औकात नहीं है जो एसेट की थी, कम हो गई।
तो इट मीन्स कि वो क्रेडिट इम्पेयर्ड है पहले से। और यहाँ बात की जाए तो पहले से वो क्रेडिट इम्पेयर्ड है, आपने खरीदा उसी वक्त मरी हुई चीज खरीदी है। अच्छा, मतलब मतलब ये कि आपने ऐसा एक लोन खरीदा है जिसका आपको पता है शायद मिलेंगे नहीं पैसे, तो वो क्रेडिट इम्पेयर्ड ऑलरेडी है। आपने एक ऐसे बंदे को उधार दिया, आपने बोला यार कि मैंने उधार दिया है इस नियत से कि मैंने सदका कर दिया, पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है? ओके। आगे चलें। द इम्पेयरमेंट मॉडल अप्लाइज ऑन द फॉलोइंग। अच्छा जी, क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स मेड एट amortized कॉस्ट। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स mandatorily made at fair value through other comprehensive income. Loan commitments when there is a present obligation to extend the credit, expect where these are made at fair value through P&L. अच्छा, फाइनेंशियल एसेट ऐसे एसेट जो हमने amortized कॉस्ट पे लिए हों, उस केस में ECL अप्लाई होगा, इम्पेयरमेंट मॉडल अप्लाई होगा। ऐसे एसेट जो mandatorily made at fair value through other comprehensive income, ऐसे एसेट जो मैंडेटरीली हमें लाजमन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ट्रीट करने हो, वो बिल्कुल। ECL मॉडल पे जाएंगे। लोन कमिटमेंट्स, हम किसी को लोन देने हैं, कमिटमेंट्स हमने किसी को लोन देने हैं, हम्म। where there is a present obligation to extend credit, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को मिल रहे हैं अभी। Expect where these are made at fair value through P&L. Financial guarantee contracts, LGs, हम्म। right? हम्म। Financial guarantee contracts to which IFRS 9 is applied. ठीक है, expect those made at fair value. Lease receivables with the scope of IFRS 16 leases. Contract assets with the scope of IFRS 15 revenue from contracts with customers. Right to concentration of following transfer of goods or services. पर ये लीज तो इसके इस IFRS 9 में आते ही नहीं। आ रहा है लीजेस और मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल और इम्पेयरमेंट, IFRS 16। इम्पेयरमेंट उस पर लगेगी, इम्पेयरमेंट मॉडल अप्लाई होगा। हम्म, ठीक है। आप कुछ पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं सॉरी, नहीं मसला नहीं, आप बस मेरे समझ रहे था, मिस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स विद द स्कोप ऑफ, बहुत इन्होंने खिचड़ी बना के रखी हुई है वैसे, कि किसी भी फाइनेंशियल मॉडल के अंदर किससे इसको अप्लाई करेंगे। ये तो कोई सीधी चीज है ही नहीं, यहाँ ये नहीं होगा वहां वो नहीं होगा। टेढ़ी चीज तो है। मतलब मैं एक सीधी सीधी, मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को मैं जब रिकग्नाइज करने लगूंगा तो पता नहीं, मुझे एक पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा कि ये है उसमें या ये है नहीं उसमें। अच्छा, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। मसला यही है ना, इतनी ज्यादा
असल में जिसको करना होता है, फिर मैं आज कल ही बैठा हुआ था अपने फाइनेंस वाले के साथ, तो उसने बोला यार कि देखो, मैं कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करके, मुझे इतनी अकाउंटिंग पॉलिसीज पता है कि मैं चेंज करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब सारे चोर रास्ते उन लोगों के पास हैं, उसको चोर रास्तों को बंद करने के लिए इतने सारे रास्ते बनाने पड़े, और वो रास्ते बनाए तो याद भी करने पड़ेंगे। हम्म, ठीक है, बनाए जी, बनाए, रास्ते लेकिन बनाए। ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक कंपनी पे अप्लाई, अब एक ही कंपनी लीज भी कर रही हो, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही हो, ठीक है, फाइनेंशियल गारंटीज भी कर रही हो, लोन कमिटमेंट भी कर रही हो, सारी चीजें एक जगह पे नहीं हो रही होती। कर भी रही होती हैं तो वो हर किसी का अलग बंदा होता है कि यार उसने रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ही देख रहा है, तो वो IFRS 15 का ही चीता होगा, वो वहीं पे अप्लाई करता रहेगा बस। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट जब आ जाती है डिजाइन करने के लिए, तो उस वक्त आपने अकाउंटिंग, जब आपने अकाउंटिंग डिजाइन करनी होती है तो आप फंस जाते हैं। ये क्योंकि ये एक दफा में काम होने वाला नहीं है, आपको हर वक्त अपने पास IFRS की बुक रखिए, उसको पढ़ना ही पड़ेगा कि भैया ठीक है, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं वापस पढ़ूँ यार IFRS 9 के अंदर क्या क्या है, क्या क्या मेरे पॉइंट्स यहाँ मीट कर रहे हैं, उसको अंडरलाइन करके फिर वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, उसे उसको उसको कहते हैं प्राइवेट PI, मतलब सही है। प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। उसमें मैंने देखा है, वो एक दूसरा लड़का है वो कंप्यूट कर रहा था, तो उसमें बैलेंस शीट में तीन चीजें मुझे नजर आई। P&L में फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और फिर उसने अमोर्टाइज का, ये तीनों चीजें उसने लिखी है। फिर उसने मार्क टू मार्केट रखा हुआ है उसमें, MTM, सही है। और ECL भी है उसमें। ये जो मैं चीज मैं ढूंढ रहा था मुझे इसमें मिली नहीं वैसे अभी तक। देखिए अब शायद आगे मिल जाए। नहीं, ये इम्पेयरमेंट का जो मॉडल है ना, ये उन्होंने बता तो दिया कि जी इनमें इम्पेयरमेंट आपने करनी है, लेकिन इम्पेयरमेंट आप, सॉरी, ECL एक्चुअली आपने कंप्यूट कैसे करनी है ये नहीं बताया उन्होंने। कंप्यूट मेरे ख्याल है मुश्किल ही वो करने को बताए, क्योंकि कंप्यूटेशन यहाँ पे नहीं होगी ज्यादातर। लेकिन देखते हैं, नीचे क्वेश्चन तो है उसमें शायद कुछ आए सामने, लेकिन ECL मुझे नहीं लगता कंप्यूट करने के लिए वो करेगा। हम्म, चलें ठीक है, आगे चलें। Basic principle behind model. A financial statement should reflect the general pattern of deterioration or improvement in the credit quality of financial instruments within the scope of the model. IFRS 9 requires entities to base their measurement of expected credit losses on a reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. This is this will include historical, current, and forecast information. Expected credit losses are updated at each reporting date of a new information, and okay, expected credit losses are updated at each reporting date of new information and changes in the expectations, even if there has not been a significant increase in the credit risk. Note that if financial assets are measured at fair value through P&L, any impairment of the asset is automatically reflected in the measurement basis. So this model needs to be applied. है, ये क्या बात हुई भाई? कौन सी वाली, लास्ट वाली? Note, note that the financial assets are measured at fair value through P&L. Any impairment of assets is automatically reflected in the measurement basis. So this model needs to be applied.
नीड नॉट टू बी अप्लाइड, नीड नॉट टू बी अप्लाइड, यस। क्योंकि आप उसको फेयर वैल्यू पे ही ले रहे हो ना, बाहर की वैल्यू पे ही ले रहे हो, तो फिर आप उसको इम्पेयर तो नहीं करोगे। मेरे पास जो एसेट है मैं उसको फेयर वैल्यू पे अगर हर महीने ले रहा हूँ, मैं उसकी इम्पेयरमेंट तो बुक नहीं करूंगा ना। तो जब मैं अमोटाइज कॉस्ट पे काम कर रहा हूँ तो ये मसला आएगा ना कि अमोटाइज कॉस्ट में चल रहा हूँ, बाहर क्या दुनिया चल रही है मुझे पता ही नहीं। मतलब एज पर द स्टैंडर्ड बात ये है कि जब भी मैंने कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करनी है या मैंने फाइनेंशियल एसेट बुक करना है, और थ्रू अदर कॉम्प्रिहें नो थ्रू पीएनएल, उस वक्त मुझे क्रेडिट रिस्क कंप्यूट करना लाजमी, और उसमें इम्पेयरमेंट मॉडल यूज होगा। अब वो मॉडल कौन सा होगा ये हमने खुद सेलेक्ट करना है, इधर तो दिया होगा नहीं। समझा नहीं मैं लास्ट वाली बात आपकी। देखें, अगर मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर रहा हूँ अपनी बैलेंस शीट पे, या मैं एसेट रिकग्नाइज कर रहा हूँ एसिड की स्पेशली बात करते रेवेन्यू हैं, के। एसिड की बात करते हैं, एसिड यहाँ पे लिखा हूँ। हाँ, एसेट अगर मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, और उस वो मीट करता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को, हम्म। राइट, और मतलब वो मीट करता है बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को, और मैं उसको रीसेल भी कर सकता हूँ। सही है। इस केस में मुझे हर सूरत इस स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस कंप्यूट करने। सब्सिक्वेंटली, बाद में। बाद में नहीं, उसी वक्त होंगे ना साथ। अभी तो आप इनिशियली रिकग्नाइज कर रहे हो, उस वक्त क्यों इम्पेयरमेंट लगा दो। अभी आपका एसेट इम्पेयर हुआ है नहीं हुआ, पहले तो अपने ये फैसला करना है ना। इम्पेयरमेंट के दो क्राइटेरिया उसने बताए थे सारे, जो हमने ऊपर भी पढ़े। हाँ, लेकिन इम्पेयरमेंट के तो हमने सारे केसेस पढ़े, लेकिन हमें ये साथ साथ हमने ये कंप्यूट करना होता है उसी वक्त। ये बाद में नहीं होते। हमने ये प्रोबेबिलिटी की बेस पे ईसीएल को साथ कंप्यूट करके शो करना होता है कि अगर ये एसेट की वैल्यू है, तो ये ईसीएल की ये वैल्यू होगी। लेकिन एट द इनिशियल स्टेज तो नहीं होगी ना कोई भी, इनिशियल स्टेज पे फॉरन जैसी इनिशियल स्टेज पे होगी, इनिशियल स्टेज पे ही होगी। इनिशियल स्टेज पे तो वो जीरो होगी, होगी भी तो। नहीं, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो जो जो मॉडल अप्लाई होते हैं उसमें ये लाजमन होता है कि जी हाँ, उसमें जैसे आपने वेटेड एवरेज की बात की है ना, हम्म। तो वेटेड एवरेज की बेस के ऊपर वैल्यू डिफर करती है। सही है, ठीक है, तो समझ गया मैं। उसी वक्त हमने वो उसको सही है, ठीक है। प्रेजेंट करना होगा। सही है। ठीक है। आखिरी पॉइंट ये क्लियर हो गया कि अगर आप फेयर वैल्यू पे आप उसको चला रहे हो पीएल में, तो आपको फिर ये मॉडल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये मॉडल अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सॉरी मैं समझा नहीं। जो आप बात कर रहे हो, ये जो हमारा इम्पेयरमेंट मॉडल है, ठीक है, जो इम्पेयरमेंट हाँ, मॉडल, हाँ, अगर आप इसको पीएनएल, अपने एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को अगर आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रखा हुआ है, हाँ, हाँ, सही है। ठीक है, तो आप इसको मॉडल को अप्लाई नहीं करोगे फिर उसके ऊपर। क्योंकि वहां तो मैंने ये बात कही ना कि वहां पे आप इसको फेयर वैल्यू पे ही रखा हुआ है आपने, बाहर की वैल्यू पे ही रखा हुआ है। तो फिर आप इम्पेयरमेंट तो नहीं लगाओगे उसके ऊपर कि भाई अब तो इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही ना, आपने तो बाहर की वैल्यू रखी हुई है। वो गेन एंड लॉस जो भी होगा आप उसको रिकग्नाइज कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपकी ये चीज मॉडल अप्लाई हो ही जाएगा। इम्पेयरमेंट नहीं, मॉडल आप नहीं, सेल्फ अप्लाई नहीं करोगे उसके ऊपर। सॉरी, मैं
शायद ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ दोबारा एक मिनट जरा ये देखने दो। पॉइंट आपने पढ़ा ना? हाँ नहीं, मैं उससे ऊपर से देखना चाह रहा हूँ, एक मिनट। आप द देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट, ये बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड मॉडल। हम्म। The financial statement should reflect the general pattern of deterioration or improvement in the credit quality of the financial instrument with the scope of the model. IFRS 9 requires to base their measurement or expected credit losses on a reasonable and supportable information that is available without undue cost of effort. This will include historical, current, and forecast information. ठीक है? Expected credit losses are updated at each reporting date of new information and changes in the expectation, even there has not been a significant increase in the credit risk. Note that financial assets are measured at fair value through profit and loss. Any impairment of asset is automatically reflected in the measurement basis. So model, this model needs not be applied. अजीब सी बात कर दी इसने, नहीं, बात ऊपर लॉजिकल से है आपको भाई, कह रहा है। बात लॉजिकल है। नहीं, अगर वो ये कह रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल आप ये एक मिनट, आप ये एक मिनट मुझे दें। आप ये देखें इम्पेयरमेंट मॉडल में जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि अप्लाइज टू द फॉलोइंग, जो हमने ये पढ़े थे ABCD, हम्म, इसके अंदर देखें फाइनेंशियल एसेट वो वाले नहीं है जो फेयर वैल्यू पे P&L में जा रहे हैं। ये सारे वो हैं जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहे होंगे। ऑब्वियसली फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहा है। ये वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो मैंडेटरी आपके ऊपर हैं कि फेयर वैल्यू पे ले जाओ थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव, मैंडेटरी की वजह से ले जा रहे हो आप इसको। ठीक है। फिर ये लोन कमिटमेंट्स, ये सारी चीजें, ये तो सब बिल्कुल डिफरेंट चीजें। वो कह रहा है कि अगर आपने एक अपने एसेट को पहले से फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, मतलब आप मकसद अगर समझें कि मैंने क्या करना है, मैंने अपने फाइनेंशियल एसेट की ट्रू वैल्यू बतानी। अगर मैं हर महीने हर साल बाहर से ही वैल्यू उठा के अपनी जो है ना वो फाइनेंशियल एसेट को रिकग्नाइज कर रहा हूँ, तो मैं इम्पेयरमेंट क्यों लगाऊंगा? इम्पेयरमेंट तो मेरी तब लगती है ना जब मुझे लगे यार मेरे एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है। यहाँ तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे ही चल रहा है। हम्म, तो ये बात वो कह रहा है यहाँ पे। एक्सेप्शन ही कह रहे हैं आप इसको, जो भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं P&L के थ्रू, उस पे इम्पेयरमेंट का मॉडल अप्लाई नहीं होगा। हाँ ठीक है, उसने ऊपर बात कर दी है ना ये, क्योंकि उसने कहा कि दी अमोर्टाइज कॉस्ट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, लेकिन हमारे केस में मैं आपको एग्जांपल एक बताना चाह रहा हूँ कि हमारे केस में तो हम P&L को ही चार्ज कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं लोन टू एम्प्लॉइज। हाँ, लोन टू एम्प्लॉयज जो है वो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, और हमारे P&L, हमारे उसके जो हम उसको इम्पेयर, मतलब उसकी क्या कहते हैं, अपना जो ECL मॉडल हमें दिया गया है हम्म। उसके मुताबिक हम जो भी उसकी चेंजेस हैं वो हम P&L में ही चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आप उसको फेयर वैल्यू पे तो लेके नहीं चल रहे हो ना। फेयर वैल्यू पे ही लेके चल रहे हैं ना। फेयर वैल्यू पे नहीं है, जितना आपने दिया है उसको लोन और जितना बाकी है वही वही चार्ज कर रहे हो। फेयर वैल्यू तो नहीं है ना, हिस्टोरिकल हो गई ना, मार्केट वैल्यू तो नहीं है ना। अच्छा, आप इस तरह कह रहे हैं? नहीं, उसकी तो डिमिनिशिंग अमाउंट है। डिमिनिशिंग अमाउंट है ना, तो फेयर वैल्यू तो नहीं हुई ना। ये फेयर नहीं। वैल्यू की बात कर रहा है कि फेयर वैल्यू अगर आप ले रहे हो थ्रू P&L तो आप उस पर ये वाला मॉडल अप्लाई नहीं करोगे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके। ठीक है सर, ऑल राइट। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।